आज के बांग्लादेश का नक्शा है और उस जमाने के ईस्ट पाकिस्तान का नक्शा है। तो आखिर क्या सिचुएशन थी? ये जो ईस्ट पाकिस्तान कभी हुआ करता था, क्यों ये आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है? इसी ये कहानी है जो आज इस सेशन में हम देखेंगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब भारत को आजादी मिली थी और उसी के साथ भारत का पार्टीशन भी हुआ था, तो पाकिस्तान एक नया देश बना था। लेकिन पाकिस्तान, जैसा कि आज हम देखते हैं वेस्ट में, सिर्फ वेस्ट तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि ईस्ट में भी एक पाकिस्तान हुआ करता था जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और आज जिसे बांग्लादेश कहा जाता है। क्योंकि माउंटबैटन प्लान के हिसाब से जो जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी के एरियाज थे वो डिवाइड होके भारत से अलग होने वाले थे। और इसीलिए एक तरफ जहां भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान का क्रिएशन होता है, वहीं भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में एक और मुस्लिम बहुल इलाके में ईस्ट पाकिस्तान का क्रिएशन होता है। तो ये बहुत ही स्ट्रेंजली सिचुएटेड कंट्री बन जाता है पाकिस्तान 1947 में, जिसका एक हिस्सा कुछ हजार किलोमीटर दूर सिचुएटेड था दूसरे हिस्से से। और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव परेशानी तो थी ही सही, जियोग्राफिकल परेशानी तो थी ही सही, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कल्चरल परेशानी भी थी पाकिस्तान के लिए। क्योंकि एक तरफ जहां पे वेस्ट पाकिस्तान वॉज डोमिनेटेड बाय द पंजाबी पीपल, वेस्ट पाकिस्तान में पंजाब है, सिंध है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के इलाके हैं। वहीं पे ईस्ट पाकिस्तान वॉज डोमिनेटेड बाय द बंगाली पॉपुलेशन, जिनकी भाषा भी अलग थी, जिनकी संस्कृति भी अलग थी, पूरी तरह से पश्चिमी पाकिस्तान से। और यही वजह थी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान कभी भी सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। इन द नेम ऑफ रिलीजन उन्होंने भारत से अपना सेपरेशन तो कर लिया था, लेकिन अब कल्चरल डिफरेंसेस सामने आ रहे थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। बहुत लंबे समय तक ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करता आया। कॉलोनी क्या होती है? हमने देखा कि ब्रिटिश पीरियड में, अंग्रेजों के दौर में, अंग्रेजों ने भारत को एक कॉलोनी बना के रखा हुआ था, एक उपनिवेश बना के रखा हुआ था, जिसका वो उपयोग करते थे, जिसके संसाधनों, जिसकी रिसोर्सेस का वो दोहन करते थे, लेकिन उसको बदले में कुछ देते नहीं थे। एग्जैक्टली यही हालत ईस्ट पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान ने करके रखी थी। जब पाकिस्तान का क्रिएशन होता है तो पाकिस्तान के सारे मेजर लीडर्स वेस्ट पाकिस्तान के होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि बहुत ही अर्ली फेज से पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल भी लागू हो गया, एंड द एंटायर पाकिस्तानी आर्मी वाज डोमिनेटेड बाय द सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। और इसीलिए पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप ने पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान के इलाके को वैसे ही एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करना शुरू किया, जैसे कि कभी अंग्रेज पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को करते थे। और जैसे कि आप इस नक्शे में देख रहे हो, दिस ईस्ट पाकिस्तान रीजन वाज फुल ऑफ रिवर्स। दिस इज द लोअर गैंजेटिक प्लेन्स। ये गंगा के निचले मैदानी इलाके हैं, और इन गंगा के निचले मैदानी इलाकों में बहुत उर्वर यानी कि बहुत फर्टाइल सॉइल मिलती है। वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, और कई बड़ी बड़ी नदियां इस इलाके में आके बहती हैं। और उन बड़ी बड़ी नदियों की कई मीडियम साइज्ड और छोटी साइज की ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां भी होती है, जिससे ये इलाका, जिसे उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और आज बांग्लादेश कहा जाता है, बहुत ही फर्टाइल और खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त इलाका था, बहुत ही सूटेबल इलाका था। और इसीलिए ये इलाका बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता था। इस इलाके का जनरेट किया हुआ रेवेन्यू यूज किया जाता था इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए, और इस इलाके को जो डेवलपमेंट चाहिए था अपने खुद के रेवेन्यू से, वो भी उसे दिया नहीं जाता था। और यही मैटर ऑफ कंसर्न था, यही पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। यहां तक भी बात ठीक थी कि ईस्ट पाकिस्तान का रेवेन्यू सारा का सारा वेस्ट पाकिस्तान के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन इससे आगे चलकर भी कुछ बात हुई थी, और वो ये बात हुई थी कि वेस्ट पाकिस्तान अपनी नेशनल लैंग्वेज, यानी कि उस समय वेस्ट पाकिस्तान जो पॉलिटिकली और मिलिटरीली डोमिनेट कर रहा था, अपनी राष्ट्रभाषा उर्दू डिक्लेयर कर देता है कि पूरे पाकिस्तान में ऑफिशियल कामकाज उर्दू में होगा, उर्दू ही राष्ट्रभाषा होगी।
ये पॉइंट ईस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इट वाज बेसिकली अ बंगाली एरिया। पुराने जमाने में तो ये बंगाली हुआ करता था, जो अलग हो गया इन द नेम ऑफ रिलीजन, लेकिन इनकी लैंग्वेज और इनका कल्चर अभी भी पूरी तरह से बंगाली था। उर्दू को एक भाषा के रूप पर अपने ऊपर थोपे जाने से ईस्ट पाकिस्तान बहुत ज्यादा नाराज था। ईस्ट पाकिस्तान पहले से भी नाराज था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज उसको यूज करने को नहीं मिलते थे, और मैक्सिमम रिसोर्सेज वेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट में और फायदे में जाते थे। तो एक नाराजगी की वजह तो वो थी ही सही, लेकिन साथ ही साथ अब उसके ऊपर भाषाई कंपल्शन भी थोप दिया जा रहा था, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी हेट्रेड डेवलप होना शुरू हो गया, और ईस्ट पाकिस्तान बिकेम वेरी एजिटेटेड। वो आंदोलन करने लग गए, और तभी यहां पर एक इलेक्शंस होते हैं, जिन इलेक्शंस को कहा जाता है द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1970। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में कल्चरल और इकोनॉमिकल टेंशंस और पॉलिटिकल टेंशंस बहुत बढ़ते जा रहे थे, और इन्हीं टेंशंस के बीच में 1970 के आम चुनाव होते हैं पाकिस्तान में। क्योंकि बंगाली पीपल हैड डिसाइडेड दैट दे विल डेफिनेटली नॉट प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, वो हमेशा वेस्ट पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चलेंगे, इसीलिए इस बार वो यूनाइट होते हैं, और यूनाइट होकर अपनी रीजनल पार्टी, जिसका नाम था अवामी लीग, उस अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को बड़ी संख्या में वोट्स देते हैं। और देखते ही देखते इस जनरल इलेक्शन का रिजल्ट कुछ इस तरह से होता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अवामी लीग यहां पर जीतती है 167 सीट्स। पीपल्स पार्टी, जो कि वेस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी, 85 सीट्स पे लिमिटेड रह जाती है, एंड रेस्ट आर नॉट टू बी मेंशन्ड। जैसे ही 1970 के जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये क्लियर हो गया कि इस बार सरकार बनाएगी ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी, जो लीडरशिप में काम करेगी ईस्ट पाकिस्तान के एक कद्दावर नेता, जिनका नाम था शेख मुजीब उर रहमान। अब ये जनरल इलेक्शंस का रिजल्ट, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान भले ही छोटा एरिया था, लेकिन उसका पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा था, और इसीलिए जो बहुत बड़े नंबर्स में आवामी लीग के फेवर में वोट्स डाले गए, तो वो एक मेजॉरिटी बनकर, एक क्लियर मेजॉरिटी बनकर उभर कर आई। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 313 सीट्स हुआ करती थी, और इन 313 सीट्स में से 167 सीट्स आवामी लीग जीत चुकी थी। एंड जैसे कि मैंने कहा कि वो क्लियर मेजॉरिटी बनकर यहां पर आई थी, और अब क्योंकि वो क्लियर मेजॉरिटी बन के आई थी और उनके लीडर को सभी ने एक्सेप्ट किया था, तो इनका प्राइम मिनिस्टर बनना तय था। लेकिन तब क्या होता है, अब रास्ता साफ था, ईस्ट पाकिस्तान खुश था कि अब प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा, रूल हमारा होगा, और हमारे रिसोर्सेज भी हम यूज कर पाएंगे, और नेशनल लैंग्वेज भी हम पर कोई दूसरी थोपी नहीं जाएगी। लेकिन तभी वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेते हैं। इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इन्होंने भारत के साथ मिलके ईस्ट पाकिस्तान को अलग करने की कॉन्स्पिरेसी रची है, और इसीलिए इनको डिटेन कर लिया जाता है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड दिस बिकेम अ बिग कंसर्न फॉर द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद थी इस चुनाव से और इस चुनाव के नतीजों से, जो कि उनके फेवर में गए भी थे। लेकिन उनके फेवर में चुनाव के नतीजे जाने के बाद भी वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने वो होने नहीं दिया जो कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग चाहते थे, और उनके लीडर को उठा के जेल में डाल दिया, डिटेन कर दिया। नाउ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड बिकम फ्यूरियस, वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गए थे, एंड दे हैड बिकम एट अ पॉइंट रेबल ऑल्सो, वो विद्रोही भी होने लग गए थे, वो फ्यूरियस हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को जिताया था चुनाव में, और उनके लीडर को जेल में डाल दिया गया था। और देखते ही देखते ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आंदोलन शुरू हो गए, बड़े बड़े मूवमेंट्स शुरू हो गए अगेंस्ट द मिलिट्री ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। जैसे ही ईस्ट पाकिस्तान में 1970 के इस चुनाव के बाद में जब शेख मुजीबुर रहमान को बंदी बना लिया गया, तो इमीडिएटली मूवमेंट्स होने लग गए, और इन मूवमेंट्स का जवाब देते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान